Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students of first year, welcome to the today's class of database chapter number 7. Today the topic is planning a database. It is a very important topic that we are going to study today. Whenever you are going to design and develop a database, you need to go through different steps. You need to go through different levels, and these levels, these steps we will study today, and that is called planning a database. What is planning a database? It is a systematic approach, a step-by-step procedure for the development of database. अगर आप एक database develop करना चाहते हैं तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है जो आज हमने स्टडी करने हैं। क्या है? पहले आपने कॉन्सेप्ट से जाना है डिजाइन की तरफ। द फर्स्ट मूवमेंट इज टू मूव फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डिजाइन। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके जहन में एक आइडिया है कि ये चीज़ हमने डेवलप करनी है, वो आप एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो आपके माइंड में है। उसको फीजिबल बनाने के लिए पहले आपने उसको कागज़ पे कन्वर्ट करना है। अगर आप एक घर बनाते हैं तो पहले आपके जहन में एक नक्शा होता है कि इस किस्म का घर मैंने डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है। उस कंसेप्चुअल मॉडल को आप क्या करते हैं, जब आप एक बंदे को बताते हैं जो उसका डिज़ाइन बना सकता है, एक 3D इमेज बना सकता है या कागज़ पे उस घर का नक्शा बना सकता है, तो जब उसको कागज़ पे कन्वर्ट करता है तो हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को आपने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, डिज़ाइन में। इसी तरह डेटाबेस में जब आप एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आप अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो उसके बाद फिर हम उसका एक ERD बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं, इस किस्म के उसको हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन के बाद फिर आप एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं कि डेटाबेस एक्चुअली डेवलप है। जिस तरह मैंने आपको कहा आपने घर बनाना है तो पहले आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, जहन में आपका एक आइडिया होता है, उसको आप कागज़ पे कन्वर्ट करते हैं, उस घर का नक्शा बनाते हैं जिसको आपने डिज़ाइन कर दिया। अब फिजिकल लेवल पे घर को डेवलप करना, फिजिकली उसको बनाना, तो उसी नक्शे को आप फिर क्या करते हैं, ख़ास बंदे होते हैं जिनको पता होता है कि इस नक्शे को हमने फिजिकली इससे घर कैसे बनाना है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है फिजिकली। तो देन वी मूव फ्रॉम डिज़ाइन टू डेवलपमेंट ऑफ द डेटाबेस। जब डेटाबेस डेवलप हो जाता है, डेटाबेस आप डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिजिकली आपने डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वो आपने अपनी कंपनी में उसको डेवलप किया होता है। अब आपने जाके जिस कॉलेज के लिए, जिस हॉस्पिटल के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने ये डेटाबेस बनाया है, अब वहाँ जाके आपने एक्चुअली उसको इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन फिर एक पूरा प्रोसीजर है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने डेटाबेस बना दिया, बल्कि आप जाके वहाँ पे उसके लिए जितने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग जो डिवाइस है वो सारा आप सेट कर देते हैं। उसकी केबलिंग है, वाईफाई बनानी है या केबल आपने उसको कनेक्ट करना है, उसके एक सर्वर बनाते हैं, वहाँ पे आप डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं। चलिए, डेटाबेस आपने इंस्टॉल भी कर दिया, उसकी नेटवर्किंग, उसके कंप्यूटर, सब कुछ आपने कर दिया। अब उसको चलाएगा कौन? जब आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद डेवलप करते हैं, उसके बाद उधर आपने इंस्टॉल भी कर दिया। अब उस डेटाबेस की मैनिपुलेशन, उसको चलाना, डे टू डे ऑपरेशन, एंड यूज़र जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनने उसको चलाना होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कॉलेज है तो इसका एक अकाउंट्स पोर्शन है, एक एग्जामिनेशन पोर्शन है, इसका एक प्रोग्रेस पोर्शन है, इसकी लाइब्रेरी है, वगैरह वगैरह। तो फिर आपने हर ग्रुप के बंदों की अलग-अलग ट्रेनिंग करनी। आपने अकाउंट्स के एम्प्लॉयज़ को बिठाना है, उनका जो पोर्शन है फ्रॉम A to Z उनको ट्रेन करवाना है कि आपने इसको अपने यूजर्स क्रिएट किए हैं, लॉगिन कैसे होना है, अगर आपने रिकॉर्ड्स एंटर करने कैसे करने, डिलीट करने हैं, अगर ये करने वगैरह, रिपोर्ट्स कैसे बनाने हैं, आपने क्यूरीज कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो फिर आप उनकी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर उसमें कुछ उनको इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर एक मेंटेनेंस का एक प्रोसीजर आता है। फिर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप जाते हैं और उनके एरर और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने
4-5 मिनट में मैंने आपको कुछ स्टेप्स करवाए हैं। वो क्या है कि पहले आप एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को आप एक नक्शा उसमें बनाते हैं, उसको फिर आप क्या करते हैं, उससे आप एक्चुअली अपने डेटाबेस को सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। लेकिन डेवलप आपने किया अपने लैपटॉप पे, अपने घर पे, अपनी कंपनी में, आपने अपने जो आपका सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी है उसमें आपने, या सॉफ्टवेयर आपका हाउस है उसमें आपने डेवलप किया है। अब इसी डेटाबेस को लेके आपने उस कंपनी को हवाले करने, वहाँ पर उसको इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन, फिर उनकी ट्रेनिंग, फिर उनकी मेंटेनेंस, फिर इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो ये एक इसको हम कहते हैं डेटाबेस प्लानिंग फ्रॉम द स्क्रैच टिल टू द ट्रेनिंग और मेंटेनेंस, इसको डेटाबेस प्लानिंग कहते हैं। अ वेल डिजाइन्ड डेटाबेस प्रमोट्स कंसिस्टेंट डेटा एंट्री एंड रिट्रीवल। डेटाबेस क्यों बनाते हैं? क्या हमें उसमें डेटा को फिर एंटर करना होता है, और जब भी जरूरत हो तो फास्ट एंड क्विक रिट्रीवल ऑफ डेटा। ये ना हो कि फिर डेटा के लिए वो फिर ढूंढते रहे, एक एक टेबल और एक एक पोर्शन को ओपन करते रहो, वो आपने नहीं, डायरेक्ट उन्हें सर्च में देना है और डेटा रिट्रीव हो, पूरा रिकॉर्ड रिट्रीव हो, पूरा टेबल रिट्रीव हो। तो प्रॉपर डेटा एंट्री और उसका रिट्रीवल, ये क्या होगा, ये एक कंसिस्टेंट ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होता है। तो डेटाबेस प्लानिंग में जो हमारे पास मेन स्टेप्स हैं, जो मैंने आपको शॉर्टली बताए भी हैं, तो उसमें कुछ 4 मेन स्टेप्स हैं डेटाबेस को डेवलप करने, जिसको हम कहते हैं स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस को डिजाइन करना है तो कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो उसको हमने फिर फॉलो करना होता है। पहला स्टेप इसमें क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप इसमें है फिजिबिलिटी स्टडी। फिर हमारे पास आइडेंटिफाइंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, एंड देन वी हैव असाइनिंग नेम्स टू टेबल्स एंड कॉलम्स। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात है कि आप एक प्रॉब्लम को तब ही सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप उस प्रॉब्लम को सही तरह अंडरस्टैंड कर सकें। When you understand the problem thoroughly, completely, then you are capable, you are able to solve that problem. जिस तरह फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं, तो आपके प्रोफेसर आपको, आपके लेक्चरर आपको बार बार कहते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपने जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है उसको आप बार बार डिटेल से पढ़ें, उसमें जो गिवन है वो अलहदा करें, जो रिक्वायर्ड है वो अलहदा करें। जब आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को, सोल्यूशन बड़ा आसान है। आप अंडरस्टैंड नहीं करते, पूरा नहीं पढ़ा, सोल्यूशन शुरू कर देते हैं, यू गेट कंफ्यूज्ड और अल्टीमेटली सॉल्व नहीं होता, यू रिसीव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट स्टेप, अगर आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है, कॉलेज है, एक हॉस्पिटल है, एक मेडिकल स्टोर है, एक स्टोर है, एक जो भी है, वो आपसे एक डेटाबेस बनवाना चाहते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दैट यू सिट विद देम एंड आस्क देम टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू डेवलप फ्रॉम यू। वो डेटाबेस में क्या चाहते हैं, वो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। डेटाबेस को हम कंप्यूटराइजेशन कहते हैं। कंप्यूटराइजेशन से पहले उनने मैनुअल, उनका काम चल रहा होता है। अब एक स्कूल है, एक कॉलेज है, वो तमाम काम रजिस्टर्स में कर रहे हैं, उनकी स्टूडेंट्स के एडमिशन रजिस्टर्स में हो रहे हैं, अकाउंट सारे रजिस्टर्स पे पेपर वर्क हो रहा है, और फॉर एग्जांपल अटेंडेंसेस रजिस्टर्स में हो रहे हैं, सैलरीज रजिस्टर में हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं मैनुअल सिस्टम। उनका एक कंप्लीट मैनुअल सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। The system is already running on manual system, but why they want to move from manual to computerized system? वो क्यों एक डेटाबेस सिस्टम लेके आना चाहते हैं? एक कंपनी क्यों इतना खर्चा कर रही, लाखों का खर्चा कर रही है? वो एक ऑलरेडी डेवलप सिस्टम है, एक रनिंग सिस्टम है, उसको वो डिसमेंटल करके एक नए सिस्टम पे मूव कर रहे हैं। क्यों? Because they are facing some serious problems. They have some serious issues. For example, एक डिपार्टमेंट हेड है, उसको स्टूडेंट्स की तरफ से, उसको पेरेंट की तरफ से, उनकी तरफ से शिकायत मिल रही हैं कि सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा स्लो है, सिस्टम में खामियां हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस कभी सही नहीं होती,
फॉर एग्जाम्पल कभी फीस वो कम लिख देते हैं, कभी ज़्यादा लिख देते हैं, टाइम पे नहीं करते, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो शिकायत इतनी बढ़ रही होती है कि अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सोचता है कि इसका मतलब है कि वी नीड टू मूव टू अ कंप्यूटराइज सिस्टम। हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। जो बहुत सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब जो प्रोग्रामर है, जो डेटाबेस डेवलपर है, जो डेटाबेस डिज़ाइनर है, उसने जहन में पहली बात क्या ये रखनी है कि अगर वो तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर सकता, एटलीस्ट ही नीड टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स। अगर सारे ख़त्म नहीं हो सकते तो कुछ तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बाकियों को मिनिमाइज कर दें। स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, वक्त पे काम होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। तो द फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे, तब आप सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें क्या है कि वी नीड टू नो द प्रॉब्लम बिफोर द सोल्यूशन। आप उनको बताएं कि आप क्यों कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। अगर वो आपकी तमाम प्रॉब्लम आपको बताते हैं तो आपने उसको लिखना होता है। अब आप फिर देखते हैं कि अगर मैं इसकी कंप्यूटराइजेशन करता हूँ, डेटाबेस बनाता हूँ, तो आए ये सारी प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो जाएगी। अगर सॉल्व होती हैं फिर आप उनके साथ कमिटमेंट करते हैं। जब कमिटमेंट करते हैं तो फिर आप उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या काम करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, कितने रजिस्टर्स हैं आपके पास, कहाँ कहाँ एंट्रीज होती है। दिस इज ऑल वी कॉल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें आप एक सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक कागज पे लिखते हैं, which specify the scope and objective. मेन पर्पस जो डेटाबेस को आपने बनवाना चाहता है तो उसमें उसका बेसिक स्कोप क्या है, वो चाहता क्या है आपसे कि डेटाबेस बने, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि उनके जो इश्यूज हैं ये सारे सॉल्व हो, स्पीड बढ़े, एम्प्लॉयज़ की तादाद कम हो, खर्चा उसका जो मंथली कॉस्ट आ रहा है वो रिड्यूस हो, और जो एरर्स के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, फिनिश नहीं हो जाए मिनिमाइज हो। तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव को आप अंडरस्टैंड करते हैं। So that is the first step we have in database designing is the problem identification. Now we move to the second step in database designing, and that is the feasibility study. What is a feasibility study? Feasibility study फिर सेकेंड स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद। जब आप उनके तमाम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनके इश्यूज क्या हैं और वो नए सॉफ्टवेयर में क्या क्या आपसे चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका स्कोप क्या है, जब आप वो सारा उस पर काम कर लेते हैं फिर सेकेंड स्टेप आपका क्या है, यू नीड टू प्रिपेयर अ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में पहले ये है कि आप ये देखते हैं कि इज दिस सॉफ्टवेयर इज फीजिबल फॉर देम और नॉट। क्या ये डेटाबेस उनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या ये सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं इससे उनके प्रॉब्लम मिनिमाइज होंगे या इनसे उनके प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि हाँ ये इनके लिए बेटर है, मच बेटर फॉर देम टू मूव टू द कंप्यूटराइजेशन, इट विल improve the speed, it will improve their monthly cost, even per annum cost, even it will reduce the number of employees, it will reduce the error of the chances of error, etc etc. तो जब आप उसको डिसाइड कर लेते हैं तो एक पायलट स्टडी पहले आप कंडक्ट करते हैं कि वेदर इट इज फीजिबल, इट इज नॉट फीजिबल। बाद वो डेटाबेस में वो चीज़ें आपसे डिमांड करते हैं जो
फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल पॉसिबल नहीं होती या जो हमारी रेंज में नहीं होती, तो हम कहते हैं भाई आप जो चीज़ आप डेवलप करना चाहते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, इंटर करना चाहते हैं, वो हमारे रेंज से बाहर है, तो हमारे दैट इज़ नॉट फीजिबल टू अस। अगर फीजिबल है हम बना भी सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, और उनका जो उन्होंने एक बजट उसके लिए रखा होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन पहले तो आप उनसे पूछते हैं कि भाई कितना बजट में आप इस डेटाबेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप सेलेक्ट करेंगे उनके लिए प्रोग्रामर्स आप हायर करेंगे, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स, जो आप इक्विपमेंट्स लेंगे, जो लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, केबल है, या आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, तो उस हिसाब से जितना बजट उन्होंने रखा हुआ है, क्या उस बजट में ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो? डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ये सारा उसमें हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं कि अच्छा ये बजट के मुताबिक फीजिबल है, तो फिर आप चंद चीज़ें उसमें से क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स पे काम करते हैं। यू नो टू अंडरस्टैंड सम फैक्टर्स। फिजिबिलिटी स्टडी में आप कुछ फैक्टर्स पे काम करते हैं और उसको नोटिफाई करते हैं, एक एक चीज़ को आप फिर लिखते हैं अपने पास और फिर उनके साथ डिस्कस करते हैं। पहली बात क्या है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है इन डेटाबेस डेवलपमेंट। एक डेटाबेस को आपसे डेवलप करना चाहता है, जो टेक्नोलॉजी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो कितने टाइम में आप डेटाबेस उनको बना के दे सकते हैं। या एक बंदे वो आपसे घर बनवाना चाहता है, वो आपको कहता है कि भाई वो तमाम रिक्वायरमेंट्स वो आपको बता देता है, फिर आपको कहते हैं कि भाई आप मुझे 15 दिन में ये घर बना के दें। अब आप देखिए आपके लिए फीजिबल है कि नहीं, 15 दिन में आप घर बना सकते हैं? नहीं बना। इसी तरह डेटाबेस है, अगर वो आपको तमाम स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स बता देता है, क्लियर कर देता है। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप ए डेटाबेस। फॉर एग्जांपल यू नीड 2 months टू डेवलप दैट डेटाबेस। इसमें कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, फिर उसकी टेस्टिंग, जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, डेवलप कर आप उसको लोकली टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ पे इंस्टॉलेशन होती है, इंस्टॉलेशन के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद मेंटेनेंस है, सारा प्रोसीजर कितना टाइम लेगा। आप उनको एक टाइम बताते हैं, एक टाइम स्पेन आए, वो उनके लिए फिजिबल है, फिर आप उनके साथ आगे जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि टाइम कम है, तो क्या कम टाइम में आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो टाइम इज एन इम्पोर्टेंट इशू, और टाइम के साथ में कनेक्टेड है क्या? कॉस्ट। You know, the time and the cost, they are very much interconnected with each other. They are very much dependent upon each other. एक दूसरे पे बड़ा डिपेंड करते हैं। अगर टाइम आप इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। टाइम कम हो रहा है, कॉस्ट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 month के लिए प्लान किया, वो सारी प्लानिंग हमने की है 1 month के लिए, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स के लिए आपने अकोमोडेशन, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए फूड, आपने 1 महीने के लिए उनको पेमेंट करनी है, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह वो आपने 1 महीने के लिए अरेंज की है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए नेटवर्क है, उसके लिए इंटरनेट है। अब वो 1 महीने में कंप्लीट नहीं होता, फॉर एग्जांपल वो 2 महीने में चला जाता है, तो अब आपने क्या करना है? आपने फिर अकोमोडेशन की पेमेंट 2 महीने की करनी है, आपने फूड 2 महीने का अरेंज करना है, फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन 2 महीने, फिर आपने प्रोग्रामर्स को 2 महीने की पेमेंट करनी है, तमाम अरेंजमेंट दो, तो कॉस्ट आपका टाइम इंक्रीज होता है, तो कॉस्ट भी डबल हो जाता है। तो आपने फिर देखना है कि कितने टाइम में हमने डेवलप करना है, तो उस पर कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो कॉस्ट के बाद फिर आप देखते हैं कि रिसोर्सेज,
जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं बिफोर एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द डेटाबेस। जैसा अभी शॉर्टली मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप डेवलपमेंट के लिए आप प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं तो उनके लिए अकोमोडेशन, उनके लिए फूड, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, अगर फॉर एग्जांपल कोई मसला आ गया, बिजली बंद हो गई, सरकारी बिजली बंद हो गई, ख़राब हो गई एक हफ्ते के लिए, फिर आप क्या करें? तो उसके लिए फिर आपके पास प्लान बी होगा, आपके पास प्लान सी होगा, जनरेटर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूपीएस का अरेंजमेंट करते हैं। तो रिसोर्सेज बिफोर द डेवलपमेंट और जब डेवलपमेंट हो जाए तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस सिस्टम के इंस्टॉलेशन और उसको चलाने के लिए कौन से रिसोर्सेज, वो सारा आप फिजिबिलिटी स्टडी में बाकायदा मेंशन करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए जिसके ज़रिए आप न सिर्फ डेटाबेस या एक हाउस आप डेवलप करते हैं, वही बात है। तो डेवलपमेंट से पहले, डेवलपमेंट के बाद कितने रिसोर्सेज आपके पास रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट से पहले आपको ईंटें चाहिए, आपको बजरी चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको लोहा चाहिए, आपको ये सामान चाहिए, ये सामान, ये सारे आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आपको पानी चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ चाहिए। डेवलपमेंट के बाद फिर क्या रिसोर्सेज चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके बाद फिर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको मैंने कहा कि आप फिर क्या करते हैं, ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, क्योंकि डेटाबेस किसने बनाया है, आपने डेवलप किया है। बीइंग अ प्रोग्रामर यू हैव डेवलप्ड द डेटाबेस। तो आप फिर उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो उस डेटाबेस को यूज करेंगे, उसको डे टू डे उनमें मैनिपुलेशन या ऑपरेशन करेंगे। तो मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, टू ऐड रिकॉर्ड, टू डिलीट रिकॉर्ड, टू मॉडिफाई रिकॉर्ड। तो उसमें सर्चिंग करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग फिर आपने कंडक्ट करनी, कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। और उसके बाद जब ट्रेनिंग के बाद फिर आप क्या करते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है डेटाबेस में तो उसकी मेंटेनेंस, डेटाबेस की सारी प्रोग्रामिंग आपने की है, रिलेशनशिप्स आपने बनाए हैं, रिलेशंस आपने बनाए हैं, उसमें जो एंटिटीज एट्रीब्यूट सारे आपने किया। अगर उसमें कोई एरर आता है, कोई मसले को फेस आ रहे हैं, तो फिर उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस व्हाट ऑल वी कीप डॉक्यूमेंटेड। और इस पे एक बड़ा काम आपको बहुत टाइम इसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि इसमें आप कॉस्ट जब आप लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 5 लाख में आपका डेटाबेस बना रहे हैं या 4 लाख में बना रहे हैं, बाद बात ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, आप कहते हैं भाई 3 लाख में डेटाबेस में बना रहा हूँ, लेकिन खुद आपका अपना खर्च उसमें 4 लाख रुपए आ जाता है और आपने बाकायदा उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि 3 लाख में मैं बना रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे? सो द कैलकुलेशन, द कॉस्ट कैलकुलेशन, द टाइम, द रिसोर्सेज, the training, maintenance, each and every calculation should be very precise, should be very accurate, क्योंकि फिर आप ही इसको डेवलप करना है। अगर खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप अपनी पॉकेट से खर्चा करेंगे। That is the second step of database designing, and that is feasibility study. Now we move to identify the entities and attributes. ओके, अब जब ऑलरेडी आप फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ले चुके हैं, अब हम आते हैं एक्चुअल डिजाइनिंग की तरफ। तो अब हर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ मेन एंटिटीज होती हैं फॉर विच दे वांट टू कीप रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, or for which they want to store some information in their database. They become their entities. Entity can be a place, it can be a place, it can be a person,
इट कैन बी एनीथिंग, और ये क्या होता है आपका, इसके बारे में डेटाबेस अपना, डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, इट बिकम्स योर एंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की एंटिटीज क्या हो सकती हैं? हॉस्पिटल की एंटिटीज हमारे पास क्या है? डॉक्टर है। हॉस्पिटल की एंटिटीज क्या है? हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास पेशेंट है, हमारे पास वार्ड है जिसमें मरीजों को स्टोर किया जाता है, हमारे पास वगैरह वगैरह, नर्स है, ये मेन एंटिटीज है। अगर एक कॉलेज है तो कॉलेज की मेन एंटिटीज क्या होंगी? स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, सब्जेक्ट्स, आपका अकाउंट्स, आपकी लाइब्रेरी, द एग्जाम, दीज आर द मेन एंटिटीज ऑफ अ कॉलेज। और भी है इसमें। इसी तरह अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी की मेन एंटिटीज क्या है? बुक्स हैं। बुक के बारे में आप पूरा डेटा स्टोर करते हैं। तो आप पहली चीज आपकी क्या होगी कि आप आइडेंटिफाई करते हैं, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उनके लिए आप डेटाबेस बनाते हैं, तो पहली चीज आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी मेन एंटिटीज कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल है तो आप उनको उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई डॉक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करना है, एक आपकी एंटिटी ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। इसी तरह मेडिकल, उनका मेडिकल स्टोर होगा, मेडिसिन होंगे वगैरह वगैरह, बेड्स की इंफॉर्मेशन होगी, ऑपरेशन थिएटर होगा, जिसके बारे में वो चाहते हैं कि हमारा डेटा स्टोर हो, तो वो आपकी मेन एंटिटीज बन जाती है। फिर आप क्या करते हैं? मेन एंटिटीज के बाद फिर आप देखते हैं कि हर एंटिटी की एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। क्या मतलब? एट्रीब्यूट्स ये है बेटा कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक एंटिटी है बुक, एंटिटी को हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। अब इसकी एट्रीब्यूट्स क्या होंगी? बुक आईडी है, हर बुक को एक यूनिक नंबर आप अलॉट करेंगे, हर बुक का एक नाम होता है जिसको हम टाइटल कहेंगे, हर बुक की एक प्राइस होगी, हर बुक का एक ऑथर होगा, पब्लिशर होता है, वगैरह वगैरह। So these are called the attributes or characteristics or properties of an entity। एक एंटिटी की प्रॉपर्टीज, उसकी एट्रीब्यूट्स, इसको हम फील्ड भी कहते हैं। तो फिर आप ये सेलेक्ट करते हैं। आप क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंस होता है, कुछ उनसे डिस्कस करते हैं, तो आप तमाम एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी के निकाल लेते हैं, उसको फिर कम ज़्यादा करके आप फाइनलाइज करते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज होंगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके, इसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारे पास डेटाबेस डिजाइनिंग में, वो है आइडेंटिफाइंग, असाइनिंग नेम्स टू टेबल्स एंड कॉलम्स।
टेबल्स को और कॉलम्स को अब नेम असाइन कर। ये कैसे करेंगे? इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर नहीं है। एक सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। द नेम ऑफ द एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ द टेबल। टेबल जब आप एक रिलेशन बनाते हैं, जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं, ये एक ईआरडी है, जब इसको आप एक रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं, जो आपकी एंटिटी का नाम है, दैट बिकम्स द नेम ऑफ द टेबल। The first step you have passed that the name of the table, the name of the entity becomes the name of the table। और उसके बाद फिर आपके पास जितने एट्रीब्यूट्स हैं, बुक आईडी, that becomes your column heading, your title, that becomes the name of your heading, column heading, then price, author, publisher। The simple way that the name of an entity becomes the name of the table and the column headings you taken from the attributes। Attributes आपके column heading या column names बन जाते हैं। So this is what we have studied about the designing a database या to model a database। database modeling और designing को हमने आज discuss किया, बड़ा detail में discuss किया। Hope you have taken a lot of information from this। Inshallah, by tomorrow we move to another topic, and that is the data modeling and entity relationship diagram, very important step towards the development and designing a database। So till now that is sufficient for today। So thank you very much. God bless you. Allah Hafiz।